अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3H एंड N चैनल में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से अंदाज़ा हो रहा है। आज हम बात करेंगे आसाबी कमज़ोरी के पार्ट 2 में। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको आसाबी कमज़ोरी का मुकम्मल तारुफ दिया, इसकी वजूहात और इसके असबाब और अलामात पर बात की है कि किस वजह से असाबी कमज़ोरी होती है और उसके रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और हमें किस तरह से उसे डील करना पड़ता है। आज हम इसके हवाले से होम्योपैथी अद्वियात और घरेलू इलाज पर बात करेंगे। होम्योपैथी अद्वियात इसमें वास्ट रेंज है और ये हम चूँकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, हम इंडिविजुअलिटी पे बात करते हैं हानेमन के असूलों के मुताबिक। तो अगर असाबी कमज़ोरी के 100 मरीज़ हैं तो 100 मरीज़ में से हर एक की दवाई अलग अलग निकलेगी। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मौजूदा अलामात क्या हैं, उसकी जहनी अलामात क्या हैं, उसके बुनियाद पर हम एक दवाई तजवीज़ करेंगे। चलें बात करते हैं। सबसे पहले होम्योपैथी में फास्फोरस पे बात करते हैं। फास्फोरस एक ऐसी दवाई है जो कि तमाम अद्वियात में एक बुनियादी दवाई समझी जाती है। फास्फोरस का मरीज़ जो है मीठा पसंद करता है, उसके जिस्म में जलन होती है, गर्मी और घबराहट महसूस करता है और वो जिस्म अमूमन फास्फोरस का मरीज़ खुश अखलाक होता है, लेकिन फास्फोरस का मरीज़ अमूमन असाबी कमज़ोरी का शिकार होता है क्योंकि फास्फोरस हमारी हड्डियों का एक अहम जुज़ू है। तो फास्फोरस का मरीज़ जो है कमर के मसाइल का अक्सर शिकार होता है। कमर के अमराज में फास्फोरस बहुत ही अक्सीर दवाई है। इसके अलावा अगली दवाई है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम एक ऐसी दवाई है जिसका मरीज़ जिस्मानी तौर पर लागर लेकिन जहनी तौर पर मजबूत होता है। अगली दवाई है बूफो। बूफो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर मरीज़ समझे जाते हैं जिनको मिर्गी का मर्ज शुरू से लाहक होता है। अगली दवाई है आर्टिमीशिया। आर्टिमीशिया मिर्गी के अमराज के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। अगली दवाई है स्ट्रेचिनम फास। स्ट्रेचिनम फास अगर हम 3X में मरीज़ को देते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम ऐसा करें कि 5 फासेस की टैबलेट्स ले लें और उन टैबलेट्स के ऊपर स्ट्रेचिनम फास 3X की ड्रॉपिंग करें तो ये बहुत ही अच्छी दवाई बन जाती है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती है और ताकत देती है और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के जो अमराज हैं उनको दूर करती है। अगली दवाई है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जिसको एसिड फास के नाम से भी याद किया जाता है, ये हमें दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी या मेहनत ज़्यादा कर ली जाए तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, यानी एक ताकत के लिए टॉनिक है। अगली दवाई है मेडोराइनम। मेडोराइनम उस वक्त काम आती है जबकि हाफजा कमज़ोर हो जाता है, बच्चों का स्कूल के काम पर बच्चों की तवज्जो नहीं रहती और बच्चे दूसरे काम करते हैं या लिखने में गलतियां करते हैं, वो लफ्ज़ भूल जाते हैं या लफ्ज़ के स्पेलिंग भूल जाते हैं, लिखते वक्त अहम पॉइंट जो है भूल जाते हैं, ये बाद में ख्याल आता है कि ये भी लिखना था, वो नाम, अशकाल और अदाद शुमार याद नहीं रहते। इसके अलावा लकनैनम जो है ये गायब दिमाग शख्स होता है और ये अमूमन बाहर कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, वो भी ये भूल जाते हैं, ये गुफ्तगू और तहरीर में अल्फाज सही तरह से लिख नहीं पाते। अगली दवाई है कालीफास। कालीफास आपको पता है होम्योपैथी में अगर कोई छोटा डॉक्टर है या बड़ा डॉक्टर है, यहाँ तक कि मरीज़ खुद से भी होम्योपैथिक क्लिनिक पर या फिर होम्योपैथिक स्टोर पे जाके कहते हैं भाई हमें कालीफास दे दें, कि कालीफास को समझा जाता है एक टॉनिक दवाई होम्योपैथी की, लेकिन कालीफास सिर्फ उस वक्त असर करेगी जबकि मरीज़ की अलामात और कालीफास की अलामात मिलती जुलती हों। अगर आपको बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी है लेकिन आपकी अलामात जो हैं जनरल अलामात, मेंटल सिम्टम, वो कालीफास से नहीं मिलती तो आपको इसके खाने से कोई अफाका नहीं होगा। कालीफास पोटाशियम और फास्फोरस से मिलकर बनी हुई है और ये दोनों हमारे बॉडी के जुज़ू हैं। अगर इसकी हमारी जिस्म को ज़रूरत है और अलामात के मुताबिक हैं तो ये तीर बहदफ काम करती है। अगली दवाई है कार्सिनोसन। कार्सिनोसन हम उस वक्त तजवीज़ करते हैं एज आ इंटर करंट तजवीज़ करते हैं, इसकी एक डोज तजवीज़ करते हैं जब दिमागी मसाइल हल ना हो रहे हों और किसी दवाई से, तो फिर उसकी एक डोज कार्सिनोसन की तजवीज़ करते हैं। अगली दवाई है कालीब्रोमेटम। कालीब्रोमेटम जो है ये हमारी अगर हरकत व सकनाज सुस्त हो जाती हैं और हम चलने में लड़खड़ाहट महसूस करते हैं उस वक्त कालीब्रोम काम आती है।
अगली दवाई है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम के जो मरीज हैं उनके अंदर फैसला करने की सलाहियत नहीं रहती। वो हर फैसला करने से पहले सोचते हैं और उनके दिल में दो बातें होती हैं कि मैं ये करूं या ना करूं। वो यानी कि एक दो धारी तलवार पे खड़े होते हैं, अगर मैं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ऐसे हो, वो फैसला नहीं कर पाते। इसी तरह से दवाई है ब्रिटा कार्ब। आपको पता है ब्रिटा कार्ब छोटे बच्चों की भी दवाई है, बूढ़ों की भी दवाई है। अगली दवाई है जलसेमियम। जलसेमियम हमारी असाबी कमजोर की बहुत अच्छी दवाई है। अगर हमारी टांगों में जैसे लंगड़ापन आ जाता है, हम चल नहीं सकते, जलसेमियम में प्यास नहीं होती, अगर इन अलामात के साथ आपको असाबी कमजोरी है तो जलसेमियम आपकी दवाई बनती है। और जलसेमियम में जो पेशाब है वो भी सफ़ेद रंग का आता है, तो आपकी दवाई जलसेमियम बनेगी। अगली दवाई है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपको पता है असाबी अमराज की टॉप 1 दवाई है, क्योंकि मैदे के अमराज में भी काम करती है और दिमागी अमराज में भी। नक्स वोमिका का मरीज चिड़चिड़ा होता है और ये बाहर के खाने ज़्यादा पसंद करता है। अगर इस तरह की अलामात आपके अंदर हों तो आपको नक्स वोमिका लेनी चाहिए। अगली दवाई है इग्नेशिया। इग्नेशिया का मरीज गमज़दा होता है, परेशान और हर वक्त उदास, अफसुर्दा, और वो किसी न किसी ख्यालों में खोया हुआ होता है। तो तब उसे इग्नेशिया, या किसी पुराना कोई गम हो, उसके किसी रिश्तेदार की फौतगी हो गई है, या उसे कोई दुख है, या उसका कोई लव अफेयर था वो उसका डैमेज हो गया जिसकी वजह से, या ब्रेकअप हो गया, तो उस सूरत में इग्नेशिया दवाई बनती है। इग्नेशिया उसको इस कैफियत से बाहर ले आएगी। अब हम आपको इस असाबी कमजोरी के सिलसिले में घरेलू इलाज तजवीज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे इसका सिटिंग पोस्चर किस तरह से होना चाहिए। मैं आपको खड़े होकर फिर बैठ कर दिखाती हूँ। जब आप बैठें तो आपका चाहिए आपकी गर्दन, आपकी बॉडी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप टेबल वर्क करने वाले हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो आपका सिटिंग पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि आपकी टांगें ईजी हों और आपके हाथ एक पोजीशन पे ऐसे सेट हों और आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। यानी आपको अगर सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस है आपके C1 C2 में, या लुम्बर का इशू है, या थोरेसिक है, तो किसी एक मोहरे पर वजन ज्यादा ना पड़े, जिसकी वजह से वहां पे आपको कमजोरी की वजह से दर्द शुरू हो जाएगी और वो आगे से बढ़ती ही जाएगी। तो इस तरह से आपको सिटिंग पोजीशन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। या जो लोग टेबल वर्क करते हैं, लिखते हैं, ऐसे झुक कर लिखते हैं, ऐसे करके, उनके झुक कर लिखने की वजह से उनको कमर दर्द का इशू बन जाता है और उनको ये इशू फिर इतना लंबा पड़ जाता है कि वो दुरुस्त होने में आता नहीं है। दूसरा इसमें है, अगर आप मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, या किसी ऐसी गाड़ी या जहाज या ऐसी चीज़ की सवारी करते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी को कोई सपोर्ट नहीं होती, यानी इस मोटरसाइकिल पे जैसे ऐसे बैठे होते हैं, उसमें झटके लगते हैं, तो अगर आपको कमर दर्द का पहले से मसला है तो आपको मोटरसाइकिल की सवारी से एहतियात करनी चाहिए। और अगर आपको नहीं भी है तो भी आपको सवारी करते वक्त ये सोचना चाहिए कि इससे ये मर्ज लाहक होगा, यानी आपको झटके से बचना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको ये मर्ज हो भी जाता है तो फिर आप इसको किस तरह से दुरुस्त करेंगे। हाँ जी, अगर आपको ये मर्ज लाहक हो जाता है तो आप एक खाली पानी की बोतल ऐसे लेंगे, इसमें आप गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी करके इसके अंदर भरेंगे, इतना गर्म जो कि आप बर्दाश्त ऐसे पकड़ सकें। उसके बाद आप इसको ऐसे पीछे रख के इससे कमर की सिकाई करेंगे, पूरी कमर की, जहाँ जहाँ पे दर्द है उधर 10-15 मिनट आप रखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा अफाका होगा। अगर आप बोतल वाला कर लें तो भी बहुत अच्छा है, आपको आधे घंटे 1 घंटे में काफ़ी रिलीफ होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपको पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि पेन किलर के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो आपके लिवर, आपके किडनीज और आपके दीगर ऑर्गन को ख़राब करती है। क्योंकि दर्द हटाने के लिए अपने दर्द की गोली खानी है, और अगर दर्द किसी और तरीके से हट जाए तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरा ये है कि आप एक ऐसा कोई तकिया, कुशन या गद्दी लेके उसको इस्त्री से फुल गर्म कर लेंगे, इस्त्री से अच्छा तेज़ गर्म कर लें, और तेज़ गर्म करने के बाद आपने अपनी कमर के पीछे रख लेना जिस जगह पे आपको दर्द है। कुछ देर उस तकिए पे लेट जाएं और वो लेटने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द से आराम आ गया हुआ है। ये मैं आपको बगैर दवाइयों के बता रही हूँ कि बगैर दवाइयों के आप फौरी तौर पे अगर आपको मसला है तो आप किस तरह से अपनी दर्द को कम कर सकते हैं। हाँ जी, ये कुछ मैंने इलाज आपको तजवीज़ किए और कुछ घरेलू टॉनिक्स बताए। इसके अलावा अगर आप हर्बल की बात करते हैं तो आप अगर लौंग, दालचीनी, इन चीज़ों को बॉयल करके डेली बेस पे पिएंगे, आपने खुराक में एंटीऑक्सीडेंट जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, मछली है, अंडे हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन अमराज से निजात मिलेगी।
मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, अगर ज़रूरत हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।